Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about end of no detention policy. This topic is important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view. सो ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इट इज़ एसोसिएटेड विथ राइट टू एजुकेशन. थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे. तो हमारे संविधान के अंदर 86th अमेंडमेंट लाया गया इन द ईयर 2002, जिसकी मदद से राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया बाय इंसर्टिंग इट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके लिए अलग से आर्टिकल 21A भी इंसर्ट किया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि every child between age of 6 to 14 years will have right of free and compulsory education. मुफ्त में उनको शिक्षा मिलेगी और कंपलसरी तरीके से, यानी कि स्कूल जाना ही जाना है. ऐसा नहीं है कि आपका प्रेरोगेटिव होगा कि नहीं मेरा मन नहीं है तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा. दैट इज नॉट अलाउड. तो एवरी चाइल्ड विल हैव दिस राइट of free and compulsory education if the child is between the age of 6 to 14 years. और इसके लिए अलग से एक आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A. अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया. अब संविधान के इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनैक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए एक अलग से फिर कानून लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. This law was brought in order to give enforcement to the idea of Article 21A, that is, every child should have right to free and compulsory education. ये जो कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंतर्गत कई सारे प्रोविजंस लाए गए. उसमें से जो सबसे पहला प्रोविजन था दैट ऑफ कोर्स वाज विथ रिस्पेक्ट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कि किसी भी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल नहीं रखने देना है. तो मतलब एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स शैल हैव राइट टू फ्री एजुकेशन. कोई भी नेबरहुड स्कूल हो, कोई भी सरकारी विद्यालय हो, वहाँ पे आपको अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की. तो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन होती है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की. क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक को कहा जाता है लोअर प्राइमरी, और क्लास 6 टू लेकर के 8 कहा जाता है अपर प्राइमरी. तो कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज मैंडेटरी. इसके अलावा और भी कई सारे प्रोविजन ऐड किए गए अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. टीचर स्टूडेंट रेशियो को भी डिफाइन किया गया कि प्राइमरी लेवल पे फॉर एवरी 30 स्टूडेंट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 टीचर. अपर प्राइमरी में फॉर एवरी 35 स्टूडेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 टीचर. उसके अलावा जिन जगहों पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ के बच्चों के लिए फिर व्यवस्था की गई कि हर एक जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, जो भी निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी अपने यहाँ पे 25% सीटें रिजर्व रखनी है. जब वो क्लास 1 में एडमिशन लेंगे, नया बैच जब क्लास 1 का आएगा, तो उसमें 25% सीटें उनको रिजर्व रखनी है फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ताकि जिस एरिया में सरकारी विद्यालय नहीं है वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले. वहाँ के बच्चे फिर प्राइवेट स्कूल में अपने आप को इनरोल करा पाएँ, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इनरोल करा पाएँ. इसके लिए प्राइवेट स्कूल्स को भी अपने स्कूल के अंदर 25% सीटें रिजर्व करके रखनी होती हैं व्हेन दे आर टेकिंग अ न्यू बैच एडमिशन फॉर क्लास 1. तो ये सब कुछ तो जेनरिक बातें हैं विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू एजुकेशन एक्ट. अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जिससे रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट हुआ है. देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक और बात थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि बच्चे का चाहे कैसा भी परफॉर्मेंस हो, एजुकेशनल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसको उसकी क्लास में डिटेन नहीं किया जाएगा, फेल करा करके उसको उसी क्लास में रोका नहीं जाएगा. ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाया गया था ताकि बच्चों को पढ़ने से कोई डर ना लगे.
मतलब देयर शुड बी अ एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग विदाउट फियर ऑफ फेलियर, कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो मुझे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। ये डर से ऊपर उठ करके बच्चे पढ़ाई करें, दैट वाज द आइडिया। बट नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, वैसे तो ये सही इंटेंशन से लाया गया है कि बच्चे बिना किसी डर के पढ़ाई करें, बट इट इज लीडिंग टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। डर ही नहीं रहे, कोई प्रेशर ही नहीं है कि अरे हमको कौन फेल कर सकता है, तो ठीक से पढ़ाई ही नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली लर्निंग आउटकम इज गेटिंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड। और फिर नीति आयोग के इस सजेशन के बेसिस पे ही भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव कर देंगे। दे हैव रिमूव नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 क्लास एंड 8। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 and class 8. Now schools can hold back students who are unable to clear year-end examination. Students who do not meet the promotion criteria will have to sit into the re-examination. ऐसा नहीं कि एक बार में फेल हुआ तो फेल ही कर दिया पूरे साल भर के लिए। एक बार फेल हुआ तो 2 महीने बाद री एग्जामिनेशन होगा, और री एग्जामिनेशन में भी फेल हो गए तो फिर पूरे साल भर के लिए डिटेन कर दिया जाएगा। बट नो डिटेंशन पॉलिसी अब हटा दी गई है फॉर सर्टेन क्लासेस, बट नो एक्सपल्सन पॉलिसी हैज बीन रिटेन्ड। बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता अंटिल द चाइल्ड कंप्लीट्स द एजुकेशन टिल क्लास 8। तो पहले दोनों पॉलिसी थी, नो डिटेंशन एंड नो एक्सपल्सन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब नो डिटेंशन हैज बीन डन अवे फॉर सर्टेन क्लास, बट नो एक्सपल्सन पॉलिसी हैज बीन रिटेन्ड। बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता चाहे किसी भी हालत में, उसको क्लास 8 तक की पढ़ाई करवानी ही है। ये जो चेंजेस लाया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट ला करके, ये लाया गया है ताकि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम हो वो बेहतर हो। These changes has been brought in line with new National Education Policy 2020, which aims at better learning outcome. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिमांड ऑफ एक्सट्रेडिशन ऑफ शेख हसीना जी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सट्रेडिशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी एक देश में किसी इंसान ने कुछ क्राइम किया है और फिर वो वहां से निकल करके किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो इस केस में जो पहला कंट्री है जहां पे क्राइम हुआ था, वो दूसरे कंट्री को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये एक पर्टिकुलर इंसान, उसने मेरे यहाँ क्राइम किया है और वो आपके यहाँ जाकर के छुप के बैठा है, आप प्लीज उसको मेरे यहाँ वापस भेजें ताकि मैं उसको अपने यहाँ पे प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू उसको सजा दिला पाऊं। इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बेसिस पे अगर जो दूसरा देश है वो उस एलीज्ड इंडिविजुअल को जिसके ऊपर आरोप है उसको पहले देश में भेज देता है वापस, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रेडिशन। नाउ आई विल रीड द डेफिनेशन फॉर यू। एक्सट्रेडिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ वन स्टेट सरेंडरिंग एन इंडिविजुअल टू अनदर स्टेट। तो एक देश दूसरे देश को अगर कोई एक इंसान सौंपता है फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, सजा दिलवाने के लिए, फॉर अ क्राइम कमिटेड इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री जुरिडिक्शन, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन होने के लिए एक देश से दूसरे देश में किसी क्रिमिनल को या एलीज्ड क्रिमिनल को जिसके ऊपर आरोप है उसको वापस भेजने के लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में पहले से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई हो। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत दोनों देश पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करके दूसरे देश में जाता है तो किन किन नियमों के हिसाब से उसको वापस से भेजा जा सकता है, रिपैट्रिएट किया जा सकता है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। भारत ने कई सारे देशों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की हुई है, उसमें से एक देश बांग्लादेश भी है जिससे रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है। आपको पता है कि इसी साल अगस्त महीने में 5 अगस्त को बांग्लादेश की उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने एकाएक से अपने कंट्री को छोड़ दिया और सी टुक असाइलम इन इंडिया, क्योंकि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था एंड दैट प्रोटेस्ट अल्टीमेटली बिकेम सो वायलेंट दैट शी लेफ्ट हर कंट्री, फ्ली
to India in order to save her life. So now she is in exile in India. वो भारत के अंदर अभी उनको शरण मिला हुआ है, असाइलम मिला हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस हैं, आरोप हैं कि जो वो 16 साल से जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, केसेस ऑफ किडनैपिंग, डेथ, जुडिशियल या कस्टोडियल टॉर्चर, ये तमाम एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। अब जो नई सरकार आई है वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनुस, उसने एक रिक्वेस्ट भेजा है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, सेंट एंड नोट वर्बल। नोट वर्बल एक तरीके का फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इट्स अ रिटन कम्युनिकेशन, नाम खाली है नोट वर्बल, इट्स अ रिटन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। इट्स फॉर्मल इन नेचर बट इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन, मतलब जो इंसान लिखता है वो अपने आप को दिखाता है कि वो न्यूट्रल है, वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो बांग्लादेश के तरफ से ये एक नोट वर्बल यानी कि एक रिटन कम्युनिकेशन आया है बाय लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी, एंड नोट वर्बल इज रिटन इन थर्ड पर्सन, मतलब कि आलम चौधरी साहब लिख रहे हैं एज ए न्यूट्रल पर्सन। दैट इज द बेसिक डेकोरम एसोसिएटेड विथ नोट वर्बल। तो नोट वर्बल जो है वो डिप्लोमेटिक, दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का एक जरिया है। और एक नोट वर्बल आया है बांग्लादेश की तरफ से जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि शेख हसीना जी को एक्सट्रेडिट किया जाए और उनको बांग्लादेश भेजा जाए वापस, ताकि वहां पे उनके खिलाफ तमाम सुनवाई और कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और उसके खिलाफ और उसके बेसिस पे उनको सजा दी जाए। भारत सरकार ने अभी सिर्फ कंफर्म किया है कि यस दे हैव रिसीव्ड सच रिक्वेस्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड नाउ दे आर स्टडीइंग द रिक्वेस्ट। भारत सरकार का क्या इस पे फैसला है अभी वो क्लियर नहीं है। विल दे एक्सट्रेडिट बैक शेख हसीना जी और दे विल नॉट, इट इज येट टू बी सीन। भारत के लिए ऑफ कोर्स एक डायलेमा है, क्योंकि अगर हम शेख हसीना को एक्सट्रेडिट बैक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो 16 साल से जो प्रो इंडिया स्टैंड रखा था शेख हसीना जी ने, उसको भारत को नेग्लेक्ट करना होगा। क्योंकि पिछले 16 साल से जब से वो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रो इंडिया अप्रोच रखा है और कहीं ना कहीं इंडिया को उसको अवॉइड करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा, करंट रियलिटी को ध्यान में देते रखते हुए, और उनको वापस देना होगा बांग्लादेश को, क्योंकि मौजूदा सरकार के साथ अगर हमें अच्छे संबंध बनाए रखने हैं तो। बट अगर भारत रिफ्यूज करता है, जो कर सकता है, देखिए एज पर द इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी देयर इज प्रोविजन फॉर रिफ्यूजिंग द रिक्वेस्ट। भारत रिफ्यूज करता है तो इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर उनके खिलाफ फिर बैकलैश, वायलेंस के केसेस और बढ़ सकते हैं। तो भारत को देखना होगा, विल इंडिया गिव इम्पोर्टेंस टू द हिस्ट्री of good ties during the time of Sheikh Hasina regime, or will it focus on future and will neglect and sacrifice Sheikh Hasina? वो देखना होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम लोग फिर से न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे। एक जनरल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जो रेजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश के अंदर उससे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत को किस तरीके से अपने पोजीशन को रिकैलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से जाननी होंगी। अगर आप 5-6-8 महीने से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको पता है BBIN, बिम्स्टेक, इन सब के बारे में। आपको तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, रोहिंग्या रेफ्यूजीज, इनके बारे में पता है। वो सब चीज़ें कुछ जाननी होंगी, अदरवाइज आने वाले मेंस के टाइम में तो फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा ही दूंगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये सब चीज़ें मोटी मोटी पता है तो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, शेख हसीना जी के टाइम में एक बड़ा महत्वपूर्ण फायदा था भारत को कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जैसे अल्फा वगैरह, NSCN, इनको बांग्लादेश ने शरण देना बंद कर दिया था। तो दे वुड जनरली नॉट गेट रेफ्यूज और शेल्टर या सेंचुरी फ्रॉम बांग्लादेश। दैट वाज एडवांटेज फॉर इंडिया। बट अभी के टाइम में नाउ हाउ द न्यू रिजीम विल बिहेव स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, दैट इज येट टू बी सीन। और इंडिया अगर उनके हिसाब से काम नहीं करता है
तो डेफिनेटली दे माइट स्टार्ट सपोर्टिंग द नॉन स्टेट एक्टर्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड दैट कैन हैव सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो वो सब चिंता का विषय है आने वाले टाइम में। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको हमें केयरफुली वॉच करना है। अब जब बांग्लादेश ने ये रिक्वेस्ट दे दिया है फॉर्मली, तब तो भारत के लिए तो अब ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो ही गई है। देखते हैं इंडिया इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 13th अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 13A। ये क्या मामला है देखते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आर्टिकल है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। तो थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए, हमारा जो सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, उसमें तो तमिल एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। बट श्रीलंका का जो नदर्न प्रोविंस है, जो तमिलनाडु से काफ़ी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है, ये वाला रीजन, इसका नाम है जाफना प्रोविंस। और यहाँ पे भी कई सारे तमिल एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वो भी तमिल भाषा बोलते हैं। और भारत के तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में बहुत कल्चरल एफिनिटी है। क्रॉस कंट्री मैरिजेस भी बहुत कॉमन है, होते रहते हैं। तो मतलब एक दूसरे साइड्स में फैमिली रहती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, इंटर रिलेटेड हैं। वहीं श्रीलंका के अंदर जो मेनलैंड एरिया है, मेजर पोर्शन है, वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है वो है सिन्हालीज। दे आर मेजॉरिटीज, वाइल तमिल्स आर इन माइनॉरिटी। और एक हिस्ट्री रही है श्रीलंका के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट की बिटवीन तमिल एंड सिन्हालाज, जहाँ पे सिन्हालाज डोमिनेट करने की कोशिश करते रहे तमिल्स को। बीच में तो सिन्हालाज ने क्या किया था कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज को भी हटा दिया था। तो एक हिस्ट्री रही है सिन्हालाज की टू डोमिनेट तमिल्स, और उसके जवाब में फिर तमिल्स ने क्या किया कि एक इंसर्जेंट ग्रुप बना लिया। इंसर्जेंट ग्रुप क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन करने वाले लोग जो हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ। तो तमिलियंस ने एक इंसर्जेंट ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था LTTE। उसके लीडर थे प्रभाकरन। और श्रीलंका के अंदर फिर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी राइट सिंस 1985-86। तो यहाँ पे तमिलियन लोगों में से कुछ एक तमिल्स ने बना लिया था LTTE, एंड दे वुड फाइट अगेंस्ट द श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन गवर्नमेंट, एंड दे हैड स्टार्टेड आर्म्ड रिबेलियन, इंसर्जेंसी इन श्रीलंका because of the suppression of genuine political, economic and social rights of Tamilians by the Sinhalese majority of Sri Lanka। तो भारत ने इसमें इंटरवीन किया 1987 में। अब आप कहेंगे सर भारत ने क्यों इंटरवीन किया? इसके पीछे कारण है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिल एथनिसिटी के लोग, वो भारत सरकार के ऊपर हमेशा ही दबाव बनाते रहते हैं। जब भी तमिलियंस के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हरासमेंट होता है, वायलेंस होता है, तो फिर भारत के अंदर तमिलनाडु पॉलिटिक्स जो है वो गर्म हो जाती है। तमिलियन लोग जो है दे स्टार्ट प्रेशराइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द मैटर, एंड गाइडेड बाय दिस फैक्टर ओनली। So it was an internal matter of Sri Lanka, but because of pressure from the Tamils from India, the central government intervened of that time। 1987 की मैं बात कर रहा हूँ। LTTE ने भी अपना फुल फ्लेजेड मिलिशिया विंग बना लिया था, उनकी अपनी एयर फोर्स वगैरह हो गई थी, और LTTE और श्रीलंकन आर्मी के बीच में फियर्स बैटल अलग अलग जगहों पे चल रहा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा था? द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ तमिल्स। सिविलियन लोग, इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे। तो तमिल लोग जो तमिलनाडु के, उन्होंने भारत सरकार को दबाव दिया, और फिर राजीव गांधी की सरकार ने इस मैटर में इंटरवीन किया, और राजीव गांधी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयवर्धने के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हम लोग कभी कभार कहते हैं राजीव जयवर्धने अकॉर्ड, या इसको कभी कभार हम लोग इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत राजीव गांधी जी ने कमिट किया कि हम लोग इंश्योर कराएंगे कि LTTE सरेंडर करे, बट उसके बदले में आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप तमिल लोगों के बेसिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे। तो इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड या राजीव जयवर्धन ने पीस अकॉर्ड के हिसाब से फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कमिट किया कि फाइन, वी विल ब्रिंग अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and we will insert special articles in our constitution in order to protect political, economic and cultural rights of Tamils। भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम लोग LTTE से बात करेंगे और उनको सरेंडर करवाएंगे। यहां जाकर के गलती कर दी राजीव गांधी जी ने।
उनको सोचना चाहिए था कि एलटीटी एक इंसर्जेंट ग्रुप है और हमारे कहने पे वो सरेंडर करे, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ जाकर के गलती हुई। जैसा श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से श्रीलंका के संविधान में अमेंडमेंट लाया गया, 13th अमेंडमेंट, और संविधान में एक अलग से आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 13A, जिसके अंतर्गत कई सारे कमिटमेंट्स किए गए कि देयर विल बी अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर तमिल्स इन जाफना प्रोविंस, उनका लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा तमिल के। बट भारत सरकार ने जो प्रॉमिस किया था कि एलटीटी को हम सरेंडर करवाएंगे, उसके लिए भारत सरकार ने भारत से भेजे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कि जाएं एलटीटी से बात करें और उनको सरेंडर कराएं। बट एलटीटी के अपने खुद के इंटरेस्ट डेवलप हो चुके थे, दे हैड सम एक फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑल्सो। बातें हैं कि अमेरिका उनको फंड कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, चाइना फंड कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। मैनी मोर फैक्शंस एंड इंटरनल डिविजन्स हैड स्टार्टेड इन एलटीटी ऑल्सो। वो एक मूवी है इस पे, मद्रास कैफे, काफ़ी अच्छी, आप उसको भी देख सकते हो। तो मतलब एलटीटी का मकसद पीस अब था ही नहीं शायद से। एलटीटी इटसेल्फ वाज फाइटिंग फॉर मोर पावर, फंडिंग, सपोर्ट एंड ऑल, एंड विच इट वाज गेटिंग फॉर फ्रॉम मेनी पावरफुल कंट्रीज। एलटीटी ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका के अंदर गई थी, उसके ऊपर ही अलग अलग जगहों पे एलटीटी ने अटैक करना शुरू कर दिया। वो तो गई थी पीस कीपिंग फोर्स, शांति के लिए गई थी, और उनके ऊपर ही अटैक होना शुरू हो गया। 1200 इंडियन सोल्जर्स डाइड। अब जब इंडियन आर्मी पे अटैक होगा तो इंडियन आर्मी भी काउंटर फायर तो करेगी ही, जबकि गई थी पीस के लिए। कुछ एलटीटी के कैडर्स भी मारे गए। अब एलटीटी ने इस पूरे इशू को ऐसे देखा जैसे भारत सरकार एलटीटी को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रही है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मिशन जो था, इट एंडेड इन अ फेलियर, फियास्को। और चूंकि हम लोग एलटीटी को सरेंडर नहीं करा पाए, तो फिर आर्टिकल 13A संविधान में इंसर्ट तो हो गया था, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल promises and insertion of Article 13A, the government of Sri Lanka never implemented it, क्योंकि एलटीटी ने तो सरेंडर किया नहीं। एलटीटी ने तो उसके बाद से राजीव गांधी जी को अपना मेन दुश्मन मान लिया, और बाद में 1991 में राजीव गांधी जी उस टाइम में प्रधानमंत्री नहीं थे, बट इलेक्शन होने वाले थे भारत के अंदर, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और लग रहा था कि राजीव गांधी अगले इलेक्शन में आराम से फिर से जीत के आ जाएंगे। ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन पेरम्बदूर, तमिलनाडु, ही वाज असैसिनेटेड बाय अ सुसाइड बॉम्बर ऑफ एलटीटी, और इस तरीके से उन्होंने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया। हाँ, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उस वक्त जब उनका असैसिनेशन हुआ था, बट ही वाज अबाउट टू इट वाज ऑलमोस्ट सर्टेन कि ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। भारत सरकार ने तब से इस तमिल मुद्दे पे और तमिलियंस के ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में इन श्रीलंका के मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दिया आफ्टर असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ये जो एलटीटी इंसर्जेंसी वाला मामला है, ये चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चलती रही, बट साल 2009 तक जाते जाते श्रीलंकन आर्मी ने बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया अगेंस्ट एलटीटी, और एलटीटी इंसर्जेंसी को ख़त्म ही कर दिया श्रीलंका से। प्रभाकरन एंड हिज इंटायर फैमिली वाज किल्ड एंड एलटीटी इंसर्जेंसी केम टू एन एंड। उस प्रोसेस में बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हुई, कई सारे तमिल इनोसेंट सिविलियंस भी मारे गए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर भी श्रीलंकन सरकार के खिलाफ बहुत सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद भारत सरकार ने एक हैंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया कि नहीं, इस मामले में नहीं पड़ेंगे। और यही कारण है कि कई सारी रीजनल पार्टीज तमिलनाडु की भारत सरकार को आज भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि अरे आप क्यों नहीं श्रीलंकन सरकार को दबाव देते हैं कि आर्टिकल 13A को इम्प्लीमेंट करें, अब तो एलटीटी भी खत्म हो गया है, वाई इंडियन गवर्नमेंट इज क्वाइट। और यही होता रहता है। बट भारत सरकार ने मोर और लेस एक फैसला किया है कि वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर ऑफ श्रीलंका। ऐसा ही कुछ ये करंट आर्टिकल है जहाँ पे तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि मोदी साइलेंस ऑन 13A इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रेशर फ्रॉम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं कि हमें मिल करके दोबारा से भारत सरकार के ऊपर दबाव देना चाहिए, ताकि आर्टिकल 13A को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार श्रीलंकन सरकार को दबाव दे। तो करेंट न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, येट आई कवर्ड इट सो दैट आपको भारत श्रीलंका की थोड़ी सी हिस्ट्री समझा पाऊँ, और 13th अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 13A की हिस्ट्री बता पाऊँ विथ रेस्पेक्ट टू श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा ऐसा प्रश्न आ जाएगा
प्रीलिम्स में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, ऐसे सवाल आते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिपब्लिक डे टैब्लू, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर साल जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, रिपब्लिक डे को, दैट इज 26 जनवरी, उसमें एक झांकी से निकलती है टैब्लू, जिसमें अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अपने अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो झांकी या पूरा का पूरा रिपब्लिक डे पैरेड को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री की। तो डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज बेसिक गाइडलाइंस कि टेबलू में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस साल का रिपब्लिक डे परेड का थीम रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो 2025 में जो रिपब्लिक डे परेड होगा उसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस बार परमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी अपनी टेबलू निकालने की। वो 15 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ये हैं। ध्यान देने वाली बात है कि असम या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इस बार रिपब्लिक डे टेबलू के लिए चुना नहीं गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो टेबलू निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, वो निकाली जाती है उन कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक। तो ये झांकी निकाली जाएगी ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी 2025। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी देख लीजिए। नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है, विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजम। बट ध्यान रहे, ये है 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, हमारे देश का नेशनल या देश का मैथमेटिक्स डे। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th मार्च। 14th मार्च क्यों? क्योंकि 14th मार्च को अगर डिजिटल फॉर्मेट लिखा जाए, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाए, तो ऐसे लिखा जाएगा, विच रिप्रेजेंट्स पाई 3.14, विच इज अ स्पेशल नंबर इन मैथ्स। इसी कारण से 14th मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि नेशनल मैथमेटिक्स डे इज 22 दिसंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। कुवैत से संबंधित जो ऑप्शन डी है दैट इज रॉन्ग, यहां पे पूछा था, विच इज इनकरेक्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दोनों ही गलत है। 1445 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ माइल्स लिखा है। और मध्य प्रदेश परसेंटेज टर्म्स में नहीं, ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ परसेंटेज के कारण सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ब्रू रेफ्यूजी से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है, इट वाज ए क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट नॉट ट्राईपार्टाइट। सेकंड इज करेक्ट। बोडोफा डे, दोनों स्टेटमेंट सही है। सूर्य दास जी से तो संबंधित पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।